नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। देश में महिलाएं जहां एक तरफ सफलता के आयाम छू रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं और बालिकाएं अन्याय और यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आज की हमारी मेहमान से। तो आज हमारे कार्यक्रम की मेहमान हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती शालिनी दीक्षित, और आज हम उनसे जानेंगे कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है या उत्पीड़न की शिकार हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए और किस तरीके से शिकायत करनी चाहिए। तो आज हम इसी पर उनसे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार शालिनी मैडम, आपका हमारे इस नमस्कार, थैंक यू। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे संविधान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है और उन्हें सुदृढ़ और सशक्त भी बनाया गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो कहीं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे समाज में जहाँ महिलाएं हैं तो वहाँ पुरुष भी हैं, और महिलाएं हैं पुरुष हैं तो पुरुषों की मानसिकता भी है। ये आदिकाल से ही महिलाओं के साथ यौन अपराध, यौन शोषण की घटनाएं होती ही रही हैं, परंतु अब वर्तमान परिवेश में इनका एक स्वरूप चेंज हो रहा है और आज महिलाएं पूर्व के तुलनात्मक रूप से ज़्यादा, मेरे ख्याल से मैं कहना चाहूँगी कि और ज़्यादा सशक्त हैं और ज़्यादा जागरूक है, और शासन की विभिन्न नीतियाँ भी हैं जिसके तहत वो अपनी जो शिकायतें हैं वो निर्बाध रूप से निडर होकर कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से अब केसेस की रिपोर्टिंग ज़्यादा है, घटनाएं हैं और घटनाओं की रिपोर्टिंग भी ज़्यादा है। जैसा आप कह रही हैं कि घटनाएं हो रही है, लेकिन पहले शायद वो दब जाया करती थी और कई महिलाएं ऐसी थी, लोक लाज से है, समाज के डर से, व्यय से कि हमारी शेमिंग होगी, समाज में हम शर्मनाक स्थिति बनेगी, तो इस कारण से महिलाएं, मुझे लगता है कि रिपोर्ट करने में संकोच करती थी। जब इस तरीके का माहौल हमारे समाज में है और महिलाएं रिपोर्ट नहीं कर पाती है तो उनके लिए आप क्या कहेंगी कि वो कैसे अपनी शिकायत दर्ज करें? देखिए, जो थाने में जाकर रिपोर्ट करना चाहती हैं, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि थाने हमारे एक ऐसी इकाई है जो 24/7 वर्क करते हैं, तो किसी भी टाइम जाकर निसंकोच अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। और आप सभी को मेरे ख्याल से विदित होगा कि हमारे यहाँ लगभग 700 महिला थानों में महिला डेस्क की स्थापना हो चुकी है और उन डेस्कों को महिलाएं ही संचालित करती हैं, तो वो अपना बेझिझक अपनी शिकायत कर सकती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं, जैसा कि आपने कहा कि वो थाने के चक्कर नहीं काटना चाहती, वो लोक लाज से डरती हैं कि समाज क्या कहेगा, हम किस तरह से शिकायत करें, तो हमारे डायल 112 की सेवा है जो डायल 100 की तरह इंटीग्रेट हो गई है डायल 100 में, तो उस पर अपना कॉल कर सकती हैं और पुलिस जो भी आवश्यक मदद है वो करती है। अगर लगता है कि क्राइम हुआ है, जैसे कि या रेप केस की घटना है तो रेप केस रजिस्टर करेंगी, अगर छेड़छाड़ की घटना हुई है तो अंडर 354 आईपीसी में वो क्राइम रजिस्टर होता है। तो ये ना झिझकें कि हम थाने कैसे जाएं। अगर थाने नहीं जाना चाहती कि तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें, और महिला डेस्क का भी प्रचार प्रसार काफ़ी है, और अगर वो नहीं भी जाना चाहती हैं तो उनके नंबर भी डिस्प्ले हैं एरिया में, और डायरेक्ट कॉल करें और अपनी पुलिस की सेवा प्राप्त कर सकती हैं। जैसे महिला हेल्पलाइन की हम बात करें, 1091 शायद उसका नंबर है, तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करती है और हो सकता है देरी से पुलिस पहुंच पाती है, या कई बार इस तरीके की घटना होती है, तो कैसे आप उसको कंट्रोल करते हैं, कैसे? वैसे तो हमारा जो डायल 100-112 का सिस्टम है बहुत ही अच्छा सिस्टम है, रेस्पॉन्स टाइम भी ग्रेजुअली वो इम्प्रूव हो रहा है। तो जैसे ही कॉल आता है तो यहाँ पर हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है भोपाल में, तो पूरी जो डायल 100 की व्हीकल्स हैं सारी इंटीग्रेटेड हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है तो हमारा जो यहाँ पर कॉल टेकर्स हैं, कॉल टेकर्स तुरंत उस संबंधित डिस्ट्रिक्ट के संबंधित एरिया में कॉल डिस्पैच करते हैं, और जहां आवश्यकता होती है वहां पर पुलिस की व्हीकल हमारा डायल 100 का ज़रूर पहुंचता है। जो अपराधी होते हैं जो महिलाओं पर हिंसा करते हैं, कई रेप केसेस भी हम देखते हैं, तो ये जो अपराधी होते हैं तो इनकी क्या मानसिकता रहती होगी, क्यों ऐसा अपराध करते हैं? देखिए, ये जो मानसिकता है इसके अपराध करने के पुरुषों में या अपराधियों में बहुत कारण हैं इसमें।
अभी वर्तमान में जो एक ट्रेंड आ रहा है कि हमारे यंगस्टर्स में ये एक टेंडेंसी बढ़ रही है। तो जैसे कि नेट है, अभी तक 4G था, अब 5G की ओर हम लोग ग्रेजुअली अग्रसर हो रहे हैं, तो आपको स्पीड भी मिल रही है, आपको ऑनलाइन सारा डाटा, सारे तरह की पिक्चर्स, सारे तरह की फिल्म्स, पोर्नोग्राफिक मटेरियल सब इजीली अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो यंगस्टर्स हैं इसका प्रभाव बहुत अधिक है। कुछ नशे के आदी रहते हैं, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ में जो मुझे कहते हैं कि या शायद हार्मोनल सिस्टम जो है इम्बैलेंस है, और कुछ जो नेचुरल हमारा एक अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है। ये सब सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं एक पुरुष को मुझे लगता है कि वो प्रवोक करती हैं क्राइम करने के लिए। कई ऐसे मामले होते हैं, कई जिसमें आप प्रचार प्रसार भी आप लोग बहुत करते हैं, पोस्टर्स भी लगे होते हैं, तो उसमें जो पुरुष होते हैं बिना स्पर्श किए महिलाओं को, तो भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, कई ऐसे अपराध करते हैं। तो ये किस अपराध की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज़? मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे मॉल में ही जा रहे हैं, मॉल में हम चेंजिंग रूम में गए, कहीं हिडन कैमराज ही हैं तो उसका एक्सेस ले लिया उन्होंने अपने सिस्टम के थ्रू, या फिर रूरल एरियाज़ में हमारे वॉशरूम्स हैं उसमें वेंटिलेटर है, और कोई ऐसी प्लेस उन्होंने फाइंड कर ली जिसमें कि जो अपने प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है लड़की या गर्ल है, तो उसको, जैसे कि हमारे अंडर आर्टिकल 354C में वॉयरिज्म, दृश्यकारिता उसको कहते हैं, ये तरह के ये वाले अपराध हैं जिसको बिना टच किए या दूर से देख के भी ये जो किए जा सकते हैं। इसमें भी विभिन्न तरह की सजाएं हैं, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम के लिए है, रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए अलग सजाएं हैं। अमूमन इसमें 3 साल तक का सजा और जुर्माने का। जैसे जो महिला अपराध के जो केसेस थानों में आते हैं, तो कई तो महिला द्वारा दर्ज किए रहते हैं, कई हो सकता है वो नहीं आती तो कोई और शिकायत करता है। तो ऐसे केसेस में कितने प्रतिशत अपराधियों को कोर्ट से सज़ा मिल जाती होगी? ये लगभग अलग अलग कैटेगरीज में कन्विक्शन रेट है, लेकिन अभी हमारे यहाँ मतलब मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगी कि लगभग 30% के आसपास ही कन्विक्शन रेट है। इसका मेन कारण ये भी है, हम लोगों ने एक स्टडी करी, महिलाएं या बालिकाएं विभिन्न कारणों से हॉस्टाइल भी हो जाती हैं, इसके कारण हमारा सजा के प्रतिशत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समझौता वगैरह हो जाता है, समझौता हो गया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, समाज का दबाव है, फैमिली मेम्बर्स का दबाव है, और कई बार केसेस किसी और एनिमिटी के कारण रजिस्टर करा देते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब वो ट्रायल के लिए पहुंचा तो वो विक्टिम और विटनेसेस हैं जो हॉस्टाइल हो गए, तो न्यायालय में इतना स्टैंड नहीं होने के कारण भी केसेस में कई बार एक्यूटल हो जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उन अपराधियों को सजा दिलवाई है जो छोटी बच्चियों पे रेप केस के अपराधी थे। तो इसके बाद ऐसे ही अपराधी और ना हो, तो उसके लिए आपका विभाग किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहा है? इस तरह के अपराध संज्ञान में आते हैं, रजिस्टर होते हैं, तो डे 1 से ही उनको पुलिस रडार पे ले लेती है। स्पेशली जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस बिलो 12 वाले केसेस हैं, इनको चिन्हित अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है, और डे 1 से ही इनकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा। इवन हमारे डीजीपी साहब से लेकर एडीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव मैडम एंड डाउन द लाइन एसपीज तक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, और एसपीज भी इतने सेंसिटाइज हैं कि इन तरह के केसेस पे कोई मुरव्वत नहीं बरती जाती है। और हमारी आजकल डीएनए टेस्ट भी इन सारे केसेस में कंपलसरी हैं, तो साइंटिफिक एविडेंस भी कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब हमारा जो मैनुअल इन्वेस्टिगेशन है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, क्राइम सीन बनाना, इसके अलावा वीडियोग्राफी भी की जाती है विक्टिम के स्टेटमेंट की, ताकि हमारा जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो और अधिक से अधिक केसेस में हम सजा करा सकें। तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है महिला अपराध की कमी आने के लिए किस नंबर पर आता होगा? देखिए, एनसीआरबी का डाटा की बात करें तो हमारा स्टेट टॉप 5 स्टेट्स में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ अधिक क्राइम हो रहा है। इसका मतलब मैं तो ये एनालिसिस करूँगी कि यहाँ क्राइम की रिपोर्टिंग फ्री हो रही है। तो हमारे यहाँ महिला डेस्क हैं, महिला थाने हैं, हेल्पलाइंस हैं, और समय समय पर हमारे जागरूकता कार्यक्रम होते हैं जिसके माध्यम से हमारी बालिकाओं को दूर दराज अंचलों में उनको सेंसिटाइज़ किया जाता है। असली हीरो, सभी को आइडिया होगा, असली हीरो सम्मान कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें कि जो भी हमारे आम जन
महिला अपराधों की रोकथाम में आगे आते हैं, उनको सराहा जाता है, उनको सीएम साहब के द्वारा उनको सम्मान किया जाता है। तो और उसके बाद हमारा इंटीग्रेट डायल 100 का सिस्टम है, 112 सिस्टम है। इसके कारण से मुझे लगता है बहुत मंच है जहां महिलाएं और बालिकाएं अपने उनके साथ अगर कोई गलत हुआ है तो वो बेडर निडर होकर बेझिझक होकर अपने क्राइम रजिस्टर कराएं। और हम लोगों की भी मंशा यही है कि हम क्राइम को दबाएं ना, और उस क्राइम को अगर किसी के साथ हुआ और रिपोर्ट करने आता है तो क्राइम रजिस्टर हो, इन्वेस्टिगेट हो प्रोफेशनली, और भरसक कोशिश रहती है कि उसमें कन्विक्शन भी हो। तो मैम यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे और भी बहुत सी बातें करेंगे। ओके ओके। तो मैम ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब आपने बहुत से कानून भी बता दिए और ये भी बताया कि किस तरीके से अपराधियों को सज़ा मिलकर ही रहती है अगर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शिकायतें होती है, ये जो एक्टिविटीज़ होती है, ईव टीजिंग की हो या कोई भी रेप केसेस की हो, तो जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले महिलाएं चार दीवारी में थीं, अधिकतर बाहर काम करने के लिए कम निकलती थीं। अब तो शहरों में तो ये और ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग सभी बालिकाएं पढ़ रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा, चाहे वो महिलाएं, बालिकाएं या मैं तो पुरुष भी हूँ, सभी लोग सतर्क रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, अपने कानून के अधिकार जो हैं उसके प्रति भी जागरूक रहें। और अगर कोई क्राइम हो या होने वाला हो, हमको उसके लिए कैसे प्रिवेंट करें कि हमारे साथ वो क्राइम हो ही ना। जैसे हम बाहर निकल रहे हैं, आपको लगा कि किसी ने सीटी बजाई, इट इज़ ए क्राइम। आपका तुरंत निगाह जाना चाहिए कि क्या वो बाइक से है, कि गाड़ी से है, कि कार से है, काय से है, उसके साथ कौन है। लगभग आज सभी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के पास स्मार्टफोन होते हैं। ट्राई टू कैप्चर द इमेज ऑफ द पर्सन, क्योंकि पुलिस को भी क्लू आपसे ही मिलेगा, तभी पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपने मान लीजिए लिफ्ट लेना है, तो प्लीज़ आप अननोन से लिफ्ट मत लीजिए। सोशल मीडिया पर अननोन से आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करिए। पूरे आप पब्लिकली अपना सोशल मीडिया पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिए।
और अगर आपको लिफ्ट लेना ही है, बाय चांस आप लेट नाइट हैं, तो आप हर अननोन से, ऐसा नहीं कि आपने हाथ दिखा दिया और लिफ्ट ले ली। आप ओला है, उबर है, आप डाउनलोड करके रखिए। फास्ट डायलिंग में आपके नियर डियर वंस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या आपको लगता है जो मेरी तुरंत हिम्मत मुझे मदद करेंगे, उनके नंबर आप स्पीड डायल में रखिए। आपका निकटतम थाना कौन सा है, थाना प्रभारी कौन है, उसका नंबर ध्यान रखिए। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप 112 को कॉल कर दीजिए। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में आजकल महिलाएं बहुत काम कर रही हैं पुरुषों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होते हैं कि उनके बीच मतभेद भी होता है। तो ऐसे इसमें शिकायत करें तो ऐसी कमेटियाँ जो बनती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं और कितनी कारगर है ये? देखिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें 10 से अधिक उसका वर्कफोर्स है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है। ये हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट 2013 का, इसके अंतर्गत ये प्रावधानित है। हम देखते हैं कि जब कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें अपराधी को तो सज़ा हो जाती है, लेकिन जो विक्टिम होता है उसे फिर भी समाज का कुछ ना कुछ दंश झेलना पड़ता है। तो हमारा जो विभाग है, पुलिस विभाग है, वो किस तरीके से इन विक्टिम्स की हेल्प करता है कि दोबारा वो रिहैबिलिट हो सके? विक्टिम के एफआईआर रजिस्ट्रेशन से कोर्ट में केस जाने तक पूरा जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है पूरा हेल्प करता है। प्रोविजंस हैं इसमें कि विक्टिम अगर थाने पे आती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर करने का अधिकार है। वो जो एफआईआर हुई है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का अधिकार है। और विक्टिम, ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है स्टेटमेंट उसको अपने थाने पर बुला के ही ले, जहाँ वो चाहे, चाहे वो घर हो, रेस्ट हाउस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट, एनी प्लेस ऑफ हर चॉइस, वो जहाँ चाहे पुलिस, हमारा अधिकारी उसका स्टेटमेंट लेने के लिए बाध्य है। और एक और बताऊंगी, चाहे बच्ची हो चाहे महिला हो, उसकी आइडेंटिटी को कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकता, है ना। आइडेंटिटी पॉक्सो के सेक्शंस में और हमारा आईपीसी का सेक्शन है 228A, इसमें किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना इट इज़ पनिशेबल। और अगर इन केसेस के दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और ये जो ट्रीटमेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, और वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी प्राप्त करने का उसको अधिकार है। और इसमें और ये बताना चाहूँगी कि अगर वो विक्टिम फिज़िकली या मेंटली इम्पेयर्ड है तो उसको स्पेशल एजुकेटर लेने का, अनुवादक लेने का, ये सब भी अधिकार है। लेकिन उसके अलावा वो अपने सर्वाइवल के लिए भी क्या आप कुछ मदद करते हैं? सर्वाइवल के लिए हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है और महिला बाल विकास विभाग है। तो जब ये कोर्ट में केस जाता है तो इसके अंदर हमारे कंपनसेशन का भी प्रावधान है। तो जिला विधिक प्राधिकरण इसका देखता है, पूरा एग्जामिन कराता है कि इनके लाइवलीहुड पे क्या इफेक्ट आया है, इनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा एनालिसिस करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। फिर डीजे की अध्यक्षता में एक समिति होती है जिसमें कि एसपी मेंबर होते हैं, कलेक्टर मेंबर होते हैं और डीजे साहब उसको चेयर करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेक्रेटरी होते हैं। तो ये सारे एनालिसिस के बाद डिसाइड होता है कि इनको कितना कंपनसेशन देना है, और उसके बाद रिहैबिलिटेशन भी महिला बाल विकास विभाग टेकअप करता है। और जिलों में महिला बाल विकास विभाग के वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर भी है, तो उसमें शॉर्ट स्टे होम्स, जैसे कि आज महिला को किसी भी तरह से बाहर निकाल दिया गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, या मान लीजिए कि इंसेस्टस रिलेशंस में ही सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया फादर द्वारा, स्टेप फादर द्वारा है, तो वो बालिका कहाँ जाएगी? तो शॉर्ट स्टे है, उसको और पूरी मेडिकल रिलीफ है। तो अंडर वन रूफ ये वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड करता है। तो मैम, हमने आपसे बहुत सी बातें की कि किस तरीके से महिलाएं जब बाहर निकलती है घर से बाहर काम करने के, तो उन्हें कैसे रहना चाहिए, किस बातों की एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम घरों में देखते हैं, आज भी घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो देखते ही हैं, मारे पिटाई के भी होते रहते हैं। तो जब ऐसे मामले आपके थानों में जब आते हैं तो परिवार टूटे नहीं, इसके लिए आप क्या समझाइश देते हैं और किस तरीके से ये केसेस सॉल्व किए जाते हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी घरेलू हिंसा के मामले थाने पर आते हैं या भी हमें किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, तो मंशा ये रहती है कि प्रथम प्रयास हमारा ये रहे कि परिवार विघटन से बच जाए, इनका पारिवारिक विघटन ना हो। तो इस संबंध में परिवार परामर्श केंद्र भी चल रहे हैं,
और इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर हैं, जैसा कि मैंने बताया, इनके माध्यम से भी पारिवारिक काउंसलिंग की जाती है। और इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, इनके माध्यम से भी फैमिली काउंसलिंग दी जाती है, ताकि कि समय रहते इनका पैचअप हो जाए और जो भी कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न रहता है या आपस में मनमुटाव रहता है, ये सॉर्ट आउट हो जाए और फैमिली फिर से रियूनाइट हो जाए। तो मैम, यहाँ हम अपने कार्यक्रम को विराम देते हैं और जाते जाते आपसे एक संदेश लेना चाहेंगे महिलाओं बालिकाओं के लिए। तो मेरा हमारी प्रदेश की बालिकाओं के लिए छोटा सा संदेश है, तू फूल नहीं फौलाद बन, इस देश की आवाज़ बन, तू आग बन तूफान बन, माँ दुर्गा का अवतार बन, ना किसी का एहसान बन, माता पिता का अभिमान बन। तो मेरा ये संदेश है कि आप सभी बालिकाएं आगे आएँ, पढ़ें लिखें, जागरूक बने, अपने कर्तव्य और अपने जो हमारे ड्यूटीज़ हैं उसके प्रति हम सिंसियर रहें। और महिलाओं से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उनको लगता है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मैं क्या पढ़ूँगी क्या लिखूँगी, तो अपने हर एक पर्सन में एक हुनर छुपा रहता है, उस हुनर को पहचानें, अपने में स्किल डेवलप करें, अपने स्वयं पैरों पर खड़े हों, अपना आत्मसम्मान बनाएं और अपना इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहें। इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि किसी के दुश्मन हैं। सो हमको एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे को समझना है और एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए हमारी ये जो छोटी सी ज़िंदगी है इसको हंसते खेलते बिताते रहें। तो मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमें उम्मीद है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए आपने ये जाना ही होगा कि घरेलू हिंसा हो या यौन उत्पीड़न हो, इसके खिलाफ आपके क्या अधिकार हैं और आपको किस तरीके से अपनी रक्षा करनी है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।